कंटिन्यूटी का ही कुछ और सवाल यहाँ देखने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, लिखा हुआ लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा। फिर आगे पूछा है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, फिर एक्स इक्वल टू 1 पे उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए। ठीक है, तो पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि लेमडा का कौन सा मान होगा जिसके लिए कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी हम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, पहले से बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए लेमडा हमको निकालना है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसका जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर, ये सभी आपस में इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक है, हम राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, तो देखिए ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव, 0 से प्लस हमने मान के चला है तो 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन 0 पे देख रहे हैं फंक्शन क्या है 4x प्लस 1। ओके, 4x प्लस 1, तो इसलिए मैं ये फंक्शन लेके चलूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1, और इसका लिमिट आप निकाल लो। तो निकालोगे तो ये 0 यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करो 0 पर, तो यहाँ पे देख लो 0 पर x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है, ये मेरा डिफाइन किया हुआ लेमडा, और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ठीक है, जब मैं f0 फाइंड करूंगा f0, तो लेमडा लिखूंगा, यहाँ भी 0 डालेंगे और यहाँ भी 0 डालेंगे, तो लेमडा इंटू 0, तो लेमडा इंटू 0, लेमडा हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं तो 1 के इक्वल आ रहा है, जब उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो 0 पर, तो वो 0 आ रहा है। तो चूंकि ये f क्या है, बोला है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका राइट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसलिए नहीं निकाले कि चूंकि जान रहे हो ना कि यहाँ पर इक्वल टू 0 पर भी यही फंक्शन है, लेस देन 0 पर भी यही फंक्शन है, इसलिए हम इसका लेफ्ट लिमिट यहाँ निकालेंगे तो वो भी मेरा जो है x इक्वल टू 0 पर जितना मान आया है उतना ही आएगा, इसलिए हमने लेफ्ट नहीं निकाला, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, जब f0 पर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 1 ही इज नॉट इक्वल टू 0, 1 0 के इक्वल कैसे हो सकता है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, 1 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर लेमडा का कोई मान मिल ही नहीं सकता है जिस मान पर जो है कि वो कॉन्टिन्यूस हो जाए, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस हो जाए एट x इक्वल टू 0 पर। ओके, अब देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, तो लिमिट हम निकालते हैं एफ एक्स एक्स टेंस टू 1। तो यहाँ पे देख लो ग्रेटर देन 0 पर ये फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, ग्रेटर देन 0 पर 4x प्लस 1। तो चलो हम इसका लिमिट 1 पे निकालते हैं, ग्रेटर देन 1 पे, तो फंक्शन मुझे क्या लेना होगा, यही 4x प्लस 1, तो इसका लिमिट ले ले, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 5, और f ऑफ 1 जब निकाले 1 पे इसकी वैल्यू निकाले तो यही फंक्शन मुझे लेना होगा, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पर तो यही फंक्शन लेना होगा, तो हम 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिमिट एफ एक्स जो है एक्स टेंस टू 1 पर एफ ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो यहाँ में इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो मेरा इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे लेमडा का मान चाहे मैं जो भी रख दूं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसकी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा f इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि ये लेमडा वाला टर्म इसमें x इक्वल टू 1 पे इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स।
ये फंक्शन जो है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये कह रहा है कि इसको डिसकॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सभी इंटीग्रल पॉइंट सभी इंटीजर पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो चलिए ठीक है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो क्लियरली जी इज डिफाइन फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये तो क्लियर है ना कि सारे इंटीग्रल पॉइंट के लिए ये मेरा डिफाइन होगा। लेट सी बी एन इंटीजर, मान लो कि चलो सी कोई इंटीजर है। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू सी माइनस जी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, तो लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये तो फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू। ओके, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिमिट चेंज करके h टेंस टू 0 कर देंगे। ओके, और जहाँ जहाँ पे x है उसके जगह पर c माइनस एच रखेंगे, चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो c माइनस एच यहाँ भी रखेंगे c माइनस एच। अब क्या है, लिमिट लेने के पहले यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले मैं डिफाइन कर लूँगा। तो मालूम है ना, इंटीजर में जब माइनस एच करते हैं तो इसका जो मान आता है c माइनस 1 के इक्वल आता है, एक कम आता है, c से एक कम आएगा। और जब c प्लस एच करते हैं तो इसका जो मान आता है वो c के इक्वल होता है। ओके, तो ये बात हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि लिमिट लेने, ऐसा गलती मत करना, पहले लिमिट ऐसा नहीं कि इसी स्टेप में इसका लिमिट नहीं लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रख दिए तो फिर तो यहाँ c हो जाएगा, c बराबर c लिख देना होगा। नहीं, पहले इसको डिफाइन कर लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो यहाँ पे c माइनस एच का मान होगा c माइनस 1, और c माइनस एच तो मेरा है ही यहाँ पर। ओके, तो अब इसके बाद जब इसको डिफाइन हम कर लिए c माइनस 1 के बराबर, तब मैं इसका लिमिट लूंगा। तो ये 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ c माइनस सी प्लस 1, तो देख रहे हैं 1 के इक्वल आ गया। ओके, अब राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ जी एक्स, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस और जी एक्स के बदले ये रख दी। अब जहाँ जहाँ x है उसके बदले क्या करेंगे, c प्लस एच रखेंगे और लिमिट चेंज करके लिख देंगे x टेंस टू 0। ओके, तो यहाँ पे लिख दिए c प्लस एच माइनस सी प्लस एच। अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब मैं डिफाइन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या होना चाहिए, c प्लस एच जो है केवल c के बराबर होगा। c माइनस एच जब लेते हैं ना तो ये c माइनस 1 के बराबर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब c माइनस एच रखेंगे तो ये c माइनस 1 होता है, जबकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर c प्लस एच होगा तो वो केवल c होता है। तो c प्लस एच माइनस सी, अब लिमिट अगर ले लिए तो यहाँ 0 लिख देंगे h की जगह पर, तो c माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी देख रहे हैं, क्लियर है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट निकाले तो 0 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, जबकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, साथ में उसका वैल्यू जो एट एक्स इक्वल टू सी पर उसकी वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, तो जो कि नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ याद रखिए, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट ए रियल नंबर सी। हम मान लेते हैं कि f और g जो है दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो कि दोनों के दोनों जो है c पॉइंट पे जो है वो मेरा कॉन्टिन्यूस है। देन याद रखिएगा, अगर ये f एंड g दोनों के दोनों c पर कॉन्टिन्यूस है तो उसका जो सम होगा f प्लस g वो भी मेरा कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c। ओके, नोट दिस पॉइंट। अगर f एंड g दोनों के दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है एट c पर, तो f प्लस g जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c। दूसरा पॉइंट, f माइनस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। ओके, तीसरा f इंटू जी जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c। ओके, फिर चौथा f अपॉन g जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, सिर्फ अंतर ये है कि इसमें एक कंडीशन लगेगा कि g ऑफ c जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो c पॉइंट पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखिएगा डिवाइड वाले में। ओके, f बाई g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c प्रोवाइडेड g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर एट c। ओके, थ्योरम 2 देखिए। सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f of g is defined at c। ओके,
मान लीजिए सपोज करिए कि एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट इज कि एफ ऑफ जी जो है, एफ ऑफ जी सॉरी एफ सर्किल जी इज डिफाइंड एट सी। एफ ये कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन एफ एंड जी। ओके, तो यहां पर लिख रहे हैं कि एफ सर्किल जी इज डिफाइंड एट सी इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी एंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी ऑफ सी। ध्यान दीजिए यहां पे लिखा हुआ एफ सर्किल जी, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी ऑफ सी, देन एफ सर्किल जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसी पर आपका बनेगा, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ सर्किल जी इज डिफाइंड एट सी इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी ऑफ सी, देन एफ सर्किल जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। तब मेरा एफ सर्किल जी जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा सी पर। कंडीशन है कि जी को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए सी पर और एफ को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए जी ऑफ सी पर, देन एफ सर्किल जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि इसी का मैं लिया हूँ, यहाँ पर इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 90, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, इसको दो फंक्शन के रूप में हम इसको मानेंगे। कैसे देखिए क्लियरली, पहले तो देखिए ये क्या है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, सभी रियल वैल्यू के लिए ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है। एक्स का हम कोई भी मान यहाँ पर रख सकते हैं रियल वैल्यू। ओके, तो क्लियरली एफ इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, नाउ एफ कैन बी कंसिडर एज द कंपोजिशन जी सर्किल एच ऑफ टू फंक्शन जी एंड एच। हम इस फंक्शन पूरे एफ फंक्शन को हम जो है मान सकते हैं, कैन बी कंसीडर एज कंपोजिशन जी सर्किल एच। जी और एच दो जो हमारा फंक्शन है उसका कंपोजिशन जी सर्किल एच हम इसको मान सकते हैं। वेयर, तब मुझे वेयर में क्या लिखना होगा, तो वेयर में जी किसको मानिएगा एच किसको मानिएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। देखिए स्टार्टिंग ये देखिए फंक्शन है, आपको ये देख रहे हैं, पहले साइन है, उसके बाद ना ये एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करिए, साइन वाला जो है ना साइन, ये साइन इसी को जी मानिएगा, ठीक है, और ये वाला जो है इसको एच मानिएगा। ओके, तो जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स जो लिखेंगे हम, तो वो लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर। ओके, ध्यान रहिए शुरू में मानने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखे हैं जी सर्किल एच, तो जी हम किसको मानेंगे, तो पूरे ये शुरू में साइन लिखा हुआ जैसे, तो साइन को ही जी मानेंगे, साइन एक्स इक्वल टू जी एक्स, और एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेंगे। ओके, नाउ जी एंड एच क्लियर फ्रॉम दिस। यहाँ पे देखो ये साइन फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर इज जो पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हियर जी एंड एच बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, एवरीवेयर एट एवरी रियल नंबर। तो एफ एक्स इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू क्या हमने माना है इसको, जी सर्किल एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये सर्किल का साइन हटा करके यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और एच एक्स के बदले में एच एक्स के बदले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर जब मैं फाइंड करूंगा तो जी एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, तो जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखिए इसी थ्योरम पे आधारित है ये, है ना। इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये एग्जाम्पल 20 का है। सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ, लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, मॉड के अंदर है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज एनी रियल नंबर। तो एज क्लियर फ्रॉम दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा।
क्योंकि x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर रखूँ तो ये डिफाइन नहीं होगा। ये सारे रियल वैल्यू के लिए, रियल जो नंबर है x का उसके लिए ये डिफाइन है। क्लियरली f इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। नाउ f कैन बी थाउट एज कंपोजिशन g सर्किल h। उसी तरह हम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में माने थे उसी तरह f को हमने मान लिया। थाउट कैन बी थाउट एज द कंपोजिशन g सर्किल h ऑफ द टू फंक्शन g एंड h, वेयर में g किसको मानेंगे तो ये देखिए मॉड शुरू हो रहा है ना, मॉड के ये वाले मॉड के अंदर ये फंक्शन ये लिखा हुआ ना, तो ये जो मॉड ऑफ है ये इसी को आप gx मानोगे, gx इक्वल टू मॉड ऑफ x। ओके, और बाकी hx जो इसके अंदर जो ये पूरा है यहाँ पर, ये हम इसको, ये जो मॉड है ये वाला ना, इसको मैं मान लूंगा gx, और इसके अंदर जो ये है ना, ये पूरा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ है, इसको हम लोग मान लेंगे hx। ठीक है, याद रखिएगा इसको शुरू में जो ये मॉड है तो इसको पहले हम gx मानेंगे, और ये वाला जो है इसके अंदर जो है उसको मैं hx मानूंगा। तो यहाँ gx इक्वल टू मॉड ऑफ x ले लेंगे और hx इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। मॉड फंक्शन को मानना है हमको, मॉड फंक्शन, तो ये x हम अपने मन से लिखेंगे, gx इक्वल टू मॉड ऑफ x। Here, as clear from these function, the modulus function is a continuous function। तो g, और ये देखिए खुद ही है, ये मेरा क्या है, 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। और ये मॉड ऑफ x यानी मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसलिए अभी अभी एक थ्योरम देखे थे ना इस तरह का, ऐसा अगर ये f एंड g मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो f प्लस जी जो है, f माइनस जी जो है वो भी मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए ये मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सिंस g एंड h बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो देयरफॉर अब एफ एक्स निकाले तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्या हमने कंसीडर किया था, क्या हमने थिंक किया था, g सर्किल h। तो g सर्किल h ऑफ x, तो यहाँ पर सर्किल का साइन हटा करके ये स्मॉल ब्रैकेट डालिए, g स्मॉल ब्रैकेट में hx का मान हम कितना लेंगे, तो hx का मान ये वाला लेंगे, तो ये रख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो पूरा का पूरा ये जब मैं रखूंगा एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, तो पूरा पूरा मॉड के अंदर आ जाएगा। ओके, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इसको आप 2-3 बार बढ़िया से देख लीजिए, देखने के बाद जो है ना इसी पर आप बेस्ड जो है इन सिमिलर वे यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का ये सारे क्वेश्चंस 31, 32, 33 बिल्कुल इसी की तरह बनेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है अभी थ्योरम जो हम बताए थे कि एफ एंड जी अगर मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ प्लस जी भी मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, उसी पर बेस्ड है। 21 डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए, यहाँ पर लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग फंक्शन मानेंगे, इसको एक दूसरा फंक्शन मानेंगे। लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स मान रहे हैं, एच एक्स इक्वल टू हम कॉस एक्स मान रहे हैं। अब दोनों के दोनों देखिए, एक तो क्लियरली आप देखिए एक्स के हर एक मान के लिए ये मेरा फंक्शन एफ जो है डिफाइन है। क्लियरली एफ इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई भी रियल नंबर रखने पर ये फंक्शन मेरा डिफाइन होगा। तो एफ इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। अब मैं जी एक्स इक्वल टू कितना माना हूँ, साइन एक्स, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। फिर यहाँ पे एच एक्स हमने कितना को माना है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स जो है वो भी मेरा रियल नंबर है, तो कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इक्वल टू जी प्लस एच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, अगर जी मेरा कॉन्टिन्यूस है, एच मेरा कॉन्टिन्यूस है विद इन द सेम डोमेन फॉर द सेम डोमेन, तो मेरा एफ जो है उसी डोमेन में मेरा जो है एफ जो है जी प्लस एच भी मेरा कॉन्टिन्यूस होगा। सो देयरफॉर हेन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इन दोनों में याद रखिए जो डोमेन के लिए ये डिफाइन है उसी डोमेन के लिए ये डिफाइन होना चाहिए, तब ये एफ जो होगा उसी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, सिमिलरली यू कैन डू, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप उसी से आप क्वेश्चन नंबर 21 का बी, 21 का सी और क्वेश्चन नंबर 34 ये सभी एक्सरसाइज 5.1 का आप अपने से कर सकते हो। ठीक है,
ओके, देखिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोस, सेकेंड एंड द कोटेंजेंट फंक्शन। इस सभी का हमको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन एंड कोसेकेंड्स एंड सेकेंड एंड द कोटेंजेंट फंक्शन। ओके, तो इसके लिए जो है तो आपको जरा अभी 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 आपको एक थ्योरम में बताए थे ये, इफ एन एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस एट ए रियल नंबर सी, ठीक है। तो इसका एफ अपॉन जी जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है प्रोवाइडेड जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0। अभी अभी ये बताए थे। तो इसी पर बेस्ड जो है मैं 22 का एक डी नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए ये साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल वैल्यू क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई, ठीक है। 11 में ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 हो तो एक्स बराबर क्या होता है, एन पाई। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे साइन एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स का मान जी एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। वेयर एन क्या है मेरा, इंटीजर। तो ये जी एक्स अपॉन एच एक्स लिख दिए। एफ एक्स इक्वल टू, इसको मैंने जी मान लिया, इसको मैंने एच एक्स मान लिया, ठीक है। जहां पर एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, वेयर जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब ये देखिए साइन फंक्शन भी मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन ये कोसाइन भी मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये साइन फंक्शन भी मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू जो होगा जी एक्स अपॉन एच एक्स, यानी इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स, जो इक्वल टू कॉट एक्स के इक्वल है, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन। अब डोमेन क्या है, तो सेट ऑफ रियल नंबर तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर, यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या आया था कि साइन एक्स जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब एक्स जो है शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई, एन पाई के इक्वल नहीं हो। तो इसके डोमेन में हम डोमेन में कर रहे हैं, तो डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर तो लेंगे, लेकिन माइनस कर देंगे यहाँ पर एक्स सच दैट कि एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे डोमेन में से, इसको सेट ऑफ रियल नंबर में से इसको हटा देंगे, क्योंकि इसके लिए वो डिफाइन नहीं है। ओके, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 5 का। तो डिटरमाइंड इफ एफ इज डिफाइंड फॉर एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स के बराबर है। अगर ये x 0 के बराबर है तो एफ एक्स इक्वल टू 0। कह रहा है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसको डिटरमाइन करना है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। क्लियरली यहाँ देख रहे हैं x इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन है। क्लियरली f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, लेट सी बी एनी रियल नंबर, हम सी मान लेते हैं कोई रियल नंबर है। तो फिर यहाँ पे दो केसेस राइज करेंगे, एक जब सी इक्वल टू 0 होगा, जब दूसरा सी इज नॉट इक्वल टू 0। एक केस होगा सी नॉट इक्वल टू 0 और एक केस होगा सी इक्वल टू 0। ओके, तो पहला केस अगर हम लेते हैं सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर साइन 1 बाई सी। ओके, यहाँ पे सी रखेंगे तो यहाँ भी सी रखेंगे, यहाँ भी सी रखेंगे। ओके, तो सी स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, तो ये तो वैल्यू आ गया एफ ऑफ सी। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये फंक्शन मेरा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 पर यही है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ठीक है, अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो मैं लिमिट रूल के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, लिमिट ऑफ इसको अलग कर देंगे, इनटू में फिर लिमिट ऑफ ये फंक्शन अलग कर देंगे। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर इनटू लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ साइन 1 बाई एक्स। ओके, अब इसका लिमिट लेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका लिमिट जो लेना है, इसका लिमिट, तो यहां पर भी लिमिट लिए तो सी रखेंगे यहाँ पर। ओके, तो सी रखेंगे तो 1 बाई सी हो गया। तो क्लियर नहीं है, ये और ये आपस में इक्वल हो गए,
यानी इसका लिमिट जो है उसकी वैल्यू सी पर जो उसकी वैल्यू है उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी इक्वल टू 0। ओके, अब मैं बात करता हूँ एट सी इक्वल टू 0 पर। तो एट सी इक्वल टू 0 पर जब एफ जीरो निकाल रहे हैं, एफ जीरो, तो यहाँ पे क्लियर ही दिया होता है एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मान 0 लिख दिए। ओके, अब लिमिट मैं निकाल रहा हूँ एक्स टेंस टू 0 पर ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट लिखेंगे यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। फिर इनको मैं, चूंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसको दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 0 इनटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1/x। ओके, अब याद रखिए कि इसका जब लिमिट लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर इसका जब लिमिट लेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। और साइन का मान हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्स का मान, यानी कि उसका जो, जैसे कोई फंक्शन में साइन एक्स ले रहा हूं, ये साइन एक्स, तो एक्स का मान चाहे कुछ भी आप रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, यहाँ पर साइन का मान ऑलवेज -1 से लेके +1 के बीच में ही कोई नंबर होता है। कोई रियल नंबर -1 से लेकर के 1 तक ही होता है। तो यहाँ पर जब मैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ये याद रखिएगा, जब साइन वहाँ पर 1/0 करेंगे तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन इन्फिनिटी हो तो कुछ भी, अगर साइन इन्फिनिटी होने पर उसका मान जो भी आना होगा वो तो हमेशा एक रियल नंबर आएगा फ्रॉम -1 टू +1। -1 से +1 के बीच में ही इसका कोई ना कोई मान आएगा। तो उसको जब फाइनाइट नंबर को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। रिमेंबर, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसके लिमिट के लिए याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1/x। जब यहाँ पे 0 रखिएगा लिमिट लेते समय तो 1/0 होगा। अब 1/0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाए। तो साइन इन्फिनिटी का मान जो होगा वो हमेशा, हम चूंकि मालूम है कि साइन का मान -1 से +1 के बीच ही होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल नंबर फ्रॉम -1 टू +1। तो ये कोई फाइनाइट नंबर आएगा, उसको 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो देख रहे हैं कि इसका लिमिट जो है जब निकाल रहे हैं एक्स टेंस टू 0 पर तो 0 आ रहा है, और एफ ऑफ 0 जब निकाल रहे हैं वो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, इसलिए एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी इक्वल टू 0। हियर एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो देयरफॉर एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एफ इज डिफाइंड। ये किया हुआ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर के कॉस एक्स अपॉन पाई -2x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2, और एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा हुआ है इफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम वगैरह में भी अक्सर आते रहते हैं। लिखा हुआ है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू π/2। कह रहा है कि ये फंक्शन अगर एक्स इक्वल टू π/2 पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो बताइए ये के का मान क्या होगा। ओके, तो देखिए अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो फिर क्या, इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू π/2 पर जो वैल्यू होगा वो उसके लिमिट के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो चूंकि f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू π/2, सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू π/2 ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ π/2। इसका लिमिट जो होना चाहिए वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ π/2 यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है x इक्वल टू π/2 पे इसकी वैल्यू 3 है, तो मैं 3 लिख दिया। ओके, अब मैं इसका लिमिट निकाल रहा हूँ। चलो, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू π/2, एक्स टेंस टू π/2 माने x π/2 के इक्वल नहीं है बल्कि टेंस टू π/2। तो उस समय क्या लिखा हुआ है, ये जब x इज नॉट इक्वल टू π/2 तो उस समय ये फंक्शन लिखा k cos x अपॉन π-2x। तो हम लिख दें लिमिट x टेंस टू π/2 k cos x अपॉन π-2x। ओके, तो लिमिट हुआ है h टेंस टू 0। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लिमिट मैं चेंज कर दे रहा हूँ, h टेंस टू 0 कर दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर मैं π/2 प्लस h रखूँगा। ओके, यहाँ से लिमिट में चेंज कर दिया h टेंस टू 0, और x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर लिख दिया π/2 प्लस h। यहाँ भी लिखे π-2 ब्रैकेट में लिख दिए x की जगह π/2 प्लस h। ओके, अब देखिए यहाँ से क्लियर, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस के का के, फिर इसको लिख देंगे साइन h। फिर यहाँ देखिए 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई, अब -2h। तो पाई और -पाई तो कट ही जाएगा,
तो -2h बचा रहेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, k मेरा कांस्टेंट, 2 भी मेरा कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए और लिमिट आप लिख दीजिए यहाँ पर sin h बाई एच, h टेंस टू 0। तो इसका लिमिट तो आपको मालूम है 1 के इक्वल होता है, तो हम k/2 इंटू 1 इक्वल टू k/2 हो गया। तो चूंकि ये मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर की जो लिमिट जो होगा वो f ऑफ π/2 के बराबर होगा। तो इसका लिमिट हमने निकाला कितना, k/2, और f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू π/2 इक्वल टू f ऑफ π/2। तो इसका लिमिट k/2 है और इसका मान 3 है, तो अब k का मान देखिए 6 आ गया। ओके, तो इस तरह से वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फाइंड k इफ f इज डिफाइंड ऑफ f(x) kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई। फिर कह रहा है cos x इफ x ग्रेटर देन पाई इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करनी और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू पाई। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी, पाई पे जो वैल्यू होगी उसके लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो लिमिट में यहाँ पर देखिए लेस देन पाई पे ये फंक्शन ये डिफाइन किया हुआ है, ग्रेटर देन पाई पे ये डिफाइन किया हुआ है, इसलिए मैं लेफ्ट लिमिट अलग निकालूंगा, राइट लिमिट अलग निकालूंगा। तो हम यहाँ पर चूंकि वैल्यू फाइंड किए हैं यहाँ पर x इक्वल टू पाई पर, तो ये वैल्यू कितना आ गया, k पाई प्लस 1। अब देखो x लेस देन पाई, यानी पाई से स्मॉलर पर भी फंक्शन यही डिफाइन है, इसलिए मैं लेफ्ट लिमिट नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं राइट निकालूंगा, क्योंकि राइट पे ये फंक्शन हमारा चेंज हो गया है। तो हम ये राइट निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे ना तो फिर भी वो यही बताएगा जो ये वैल्यू आ रहा है। तो लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू पाई प्लस, तो यहाँ पर cos x लिख देंगे और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, x के बदले पाई प्लस h लिखेंगे और लिमिट चेंज करके h टेंस टू 0, h टेंस टू लिमिट चेंज करके h टेंस टू 0 करिए और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पाई प्लस h कर दीजिए। लेफ्ट लिमिट की बात होती तो h टेंस टू 0 कर देते और जहाँ जहाँ x होता वहाँ पे पाई माइनस h कर देते, अगर वो लेफ्ट लिमिट की बात होती तो। ये राइट लिमिट है। फिर यहाँ पर देखिए cos 180 पाई प्लस h जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस cos h। ओके, अब यहाँ पे h अगर 0 रख दे, लिमिट लें, तो लिमिट जब लेंगे तो यहाँ मैं लिमिट लिखना भूल गया हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा और ये नेगेटिव लगा हुआ है तो -1 हो गए। सो देयरफॉर f इज ए कॉन्टिन्यूस, चूंकि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उसकी वैल्यू पाई पर जो है फंक्शन की वैल्यू, ये सभी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो राइट लिमिट तो हम निकाल चुके हैं, राइट लिमिट कितना आ रहा है मेरा, -1 के इक्वल है ना, राइट लिमिट यहाँ -1 के बराबर आ रहा है और वैल्यू इसका कितना आ रहा है, k पाई प्लस 1। तो इसको मैं इक्वल कर दे रहा हूँ, k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। तो इससे k की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो -2 अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है ना, आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू और यहाँ जो लिमिट हम राइट लिमिट निकाले हुए हैं -1, ये दोनों को इक्वल करेंगे, k का मान निकल आएगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड। अब ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है और a एंड b की वैल्यू निकालनी है। x लेस देन इक्वल टू 2 पे 5 लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 पे ये ax प्लस b लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 10 पे ये 21 लिखा हुआ है। इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन सो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 10। हम ये नहीं 2 पॉइंट क्यों चूज किए, तो ये 2 पॉइंट हम इसलिए चूज किए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ देखिए x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पे 5 बता रहा है, ग्रेटर देन पे ये ax प्लस b बता रहा है, यानी 2 पे ये चेंज हो रहा है। फिर उसी तरह देखिए 10 पे चेंज हो रहा है। तो ये फंक्शन हमारा जो है वो तो कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 स्पेशल पॉइंट्स हम चूज करेंगे, वहाँ पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। ओके, एक एट x इक्वल टू 2 पे और दूसरा एट x इक्वल टू 10 पे। तो पहला में लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पे, तो f ऑफ 2 इक्वल टू कितना है, 5। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे 5 के बराबर, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 5। अब मैं चूंकि लेस देन 2 पे यानी लेफ्ट लिमिट निकालूंगा तो भी ये 5 बताएगा, तो मैं लेफ्ट नहीं निकाल के राइट लिमिट निकालता हूँ, ग्रेटर देन 2। तो राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ f(x), तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ax प्लस b,
ये फंक्शन हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट ले तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, तो आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 10 पे देखते हैं, x इक्वल टू 10 पे। ओके, x इक्वल टू 10 पे जब निकाले तो f ऑफ 10 इक्वल टू 21। अब इसका देखिए इक्वल टू 10 पे ये 21 बता रहा है, तो ग्रेटर देन 10 यानी राइट लिमिट निकालेंगे तो भी ये 21 बताएगा। तो मैं राइट लिमिट ना निकाल करके मैं इसका लेफ्ट लिमिट निकालूंगा, ताकि लेफ्ट लिमिट में ये फंक्शन आ जाएगा और इक्वल टू वाले में ये फंक्शन आ जाएगा, ये दोनों को इक्वल कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 10 माइनस, तो ये लिख दिए लिमिट ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर मैं इसका लिमिट ले लूँ तो x के बदले 10 रखेंगे तो 10a प्लस बी। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो क्या होना चाहिए, ये आपस में जो है हमारा 10a प्लस बी एक इक्वेशन देखिए यहाँ से बना, इसकी वैल्यू जो है इस फंक्शन के बराबर है, लिमिट के बराबर। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया 10a प्लस बी इक्वल टू 21, और यहाँ पर एफ ऑफ 2 जो है 5 है, लिमिट कितना है 2a प्लस बी, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, ये आपस में इक्वल हो गए क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 इससे आ रहा है, और 10a प्लस बी जो है इक्वल टू 21 इससे आ रहा है, एट x इक्वल टू 10 से। ओके, इस तरह से मैं दो इक्वेशन बना लूंगा और ये दोनों इक्वेशन को मैं आपस में सॉल्व करूंगा, तो a का मान 2 आ जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर 2 पे एक बार लिमिट निकालिएगा, 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी लिखिएगा 2 पे, तो 2 पे निकालिएगा तो एफ ऑफ 2 5 आ जाएगा, राइट लिमिट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। तो चूंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो दिस इक्वल टू लिख दीजिएगा ये। ओके, तो एक इक्वेशन ये बन गया। और जब 10 पे बात करेंगे एट x इक्वल टू 10 पे, तो एफ ऑफ 10 इक्वल टू 21 वैल्यू है उसका, और लिमिट जब निकालेंगे तो 10a प्लस बी आ जाएगा। तो ये फिर दिस इक्वल टू दिस लिख देंगे, तो इससे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और फिर इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। अब ऐसा करिए, ये जो थ्योरम वगैरह थ्योरम 1 पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको बनाएंगे। ऐसा है कि मॉडुलस फंक्शन ऑफ x जो है, यहाँ पर मॉड ऑफ x को gx मान लीजिए और मॉड ऑफ x प्लस 1 को hx मान लीजिए। अब ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखाएगा तब मेरा gx माइनस hx। अब दोनों के दोनों फंक्शन जो है g एंड h बोथ फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, बोथ फंक्शन आर g and h both the function are continuous for every real number. Why? As they are modulus function, क्योंकि दोनों के दोनों मॉडुलस फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सो देयरफॉर f इक्वल टू g माइनस h इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। ये भी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो ये f मेरा जो है वो भी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। तो यानी कि इसका फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, हेंस देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके।